ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। पीजी सेकंड सेमेस्टर के संसाधन और आर्थिक भूगोल नामक पेपर के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत हेबलर के सिद्धांत को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जे.एस. मिल के पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग सिद्धांत का अध्ययन किया था। अध्ययन के इसी क्रम में आज हम हेबलर के औसत लागत सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हेबलर के औसत लागत सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हेबलर ने अपने सिद्धांत में सिर्फ श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं माना। उन्होंने श्रम के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों जैसे कि पूंजी, तकनीक इत्यादि को भी महत्ता प्रदान की है। साथ ही साथ हेबलर पूर्ण श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के पक्षधर नहीं थे। हेबलर के सिद्धांत में हम आंशिक विशिष्टीकरण, आंशिक श्रम विभाजन की संकल्पना को देखते हैं। आइए सचित्र रूप से समझते हैं हेबलर अपने सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं। हेबलर का यह जो सिद्धांत है यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अंतर्गत विभिन्न वक्रों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि प्रयोग किए गए वक्रों को हम CIC, PPC और कीमत अनुपात रेखा या प्राइस लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि PPC, CIC, कीमत अनुपात रेखा, ये सारे वक्र किस प्रकार से दो देशों के बीच आयात और निर्यात को निर्धारित करते हैं। आइए सचित्र रूप से हम हेबलर के औसत लागत सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। हेबलर ने अपने सिद्धांत में तीन प्रकार के वक्रों का प्रयोग किया है। PPC, CIC और कीमत अनुपात रेखा। PPC अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। यह वक्र किसी देश में दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है। जब लागत परिवर्तनशील हो तब आप इस वक्र में देख सकते हैं, इस वक्र के प्रकृति को देख सकते हैं और इस वक्र को देख के स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि यह देश किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। अगर आप देखें तो यह देश O बिंदु पे N मात्रा A वस्तु की N मात्रा का उत्पादन करता है और यही देश O बिंदु पे B वस्तु की M मात्रा का उत्पादन करता है। स्पष्ट है
स्पष्ट है कि ON इज ग्रेटर देन OM, अतः यह देश A वस्तु के उत्पादन में दक्ष होगा। इस वक्र पे बहुत सारे बिंदु स्थित हैं जो A वस्तु और B वस्तु के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यही देश A बिंदु पे A वस्तु की OP मात्रा या कह लें HA मात्रा उत्पादित करेगा और B की OH मात्रा या AP मात्रा उत्पादित करेगा। यही देश B बिंदु पर A की IB या OJ मात्रा उत्पादित करेगा और B की OI या BZ मात्रा उत्पादित करेगा। यह है किसी देश का उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम PPC के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात CIC का अभिप्राय है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, समुदाय उदासीनता वक्र। यह वक्र किसी देश के समस्त उपभोक्ताओं के की जाने वाली मांग के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है कि इस देश के उपभोक्ता बिंदु B पे A वस्तु की OI या AB मात्रा का उपभोग करेंगे, जबकि B का OA मात्रा में उपभोग करके अपने कल्याण को सर्वोच्च समझेंगे। ठीक उसी तरह B बिंदु पर A की OH मात्रा या CD मात्रा का उपभोग करेंगे, जबकि B वस्तु की DH या CO मात्रा का उपभोग करेंगे। ठीक उसी तरह F बिंदु पर B की सिर्फ FG या EO मात्रा का उपभोग करेंगे, जबकि A का OG या EF मात्रा का उपभोग करेंगे। इसके बाद आती है कीमत रेखा। अगर कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में दक्ष होगा तो वहां पर उस वस्तु की लागतें भी अपेक्षाकृत कम होंगी। इस कीमत रेखा को देख करके हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इस देश में O बिंदु पर B हमें अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि OB इज ग्रेटर देन OA, तो OA की कीमत कम है, A वस्तु की कीमत कम है B वस्तु के मुकाबले। आप इस डायग्राम में देखिए, ये PP हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये CIC है कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इस देश की उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो रहा है। उत्पादन और उपभोग, किसी देश का संभावित उत्पादन, किसी देश का संभावित उपभोग जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं से कीमत रेखा निकल रही है और वहीं पे इस देश का उत्पादन और उपभोग का स्तर निर्धारित किया जा रहा है। अब देखिए हेबलर ने अपने सिद्धांत को किस तरह से प्रकट किया। यहां पे दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं, वस्तुएं A और B हैं, दो देशों के दो PPC हैं। ये देखिए PP है एक देश का,
जिसे कि हमने का देश कहा है। P1 ये PPC है दूसरे देश का, जिसको कि हमने खा देश कहा है। अब इन दोनों देशों के PPC, CIC और अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा के आधार पर हमें यह देखना है कि किस देश से किस वस्तु का आयात होगा और किस देश से किस वस्तु का निर्यात होगा। सबसे पहले आप यह देखिए कि जो हमारा का देश है, जिसका PPC इस प्रकार से है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि यह देश ए वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। अतः यह स्पष्ट होगा कि आंशिक विशिष्टीकरण द्वारा यह देश ए वस्तु का उत्पादन तो अधिक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो सभी इकाइयां इसमें निवेश करके सिर्फ ए वस्तु का उत्पादन करेगा। वो कुछ बी वस्तु का भी उत्पादन करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये PPP ये बता रहा है कि कोई देश ए और बी, यानी कि जो हमारा का देश है वो ए और बी की किस मात्रा में उत्पादन करेगा। CIC को गौर से देखिए। ये CIC ये हमारे का देश के लिए उपभोग का स्तर है। अब इस डायग्राम में जहां से ये अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा गुजर रही है उसको ध्यान से देखिए। यह अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा जो कि का देश को Q पे और खा देश को L पर इंटरसेक्ट करती है, यह निर्धारित कर रही है कि किस मूल्य पर का और खा देश किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि CIC निर्धारित कर रहा है उपभोग का स्तर, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा PP से इंटरसेक्ट करके निर्धारित कर रही है उत्पादन की मात्रा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं का देश के संदर्भ में। देखिए जो हमारा ये उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व है, जो हमारा CIC है, ये S बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अर्थात हम कितनी मात्रा का उत्पादन करेंगे यह समझना अत्यंत आवश्यक होगा। यह बिंदु बता रहा है कि हम ए वस्तु की US अर्थात OT मात्रा का उपभोग करेंगे। पहले हम उपभोग को देख लें, फिर हम उत्पादन को देखते हैं कि ये जो का देश जिसका उत्पादन संभावना वक्र PP है, जो कि अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा को S बिंदु पर जिसका कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करता है, वह देश ए वस्तु की OT मात्रा का उपभोग करेगा। ए वस्तु की
ओटी मात्रा का उपभोग करेगा और वही देश बी वस्तु की OU मात्रा का उपभोग करेगा। अब देखिए, किसी का देश का अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा Q पे इंटरसेक्ट करके यह बताती है कि यह देश इस कीमत पे किस मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेगा, तो A वस्तु की यह OZ मात्रा का उत्पादन करेगा, जबकि B वस्तु का यह OA मात्रा में उत्पादन करेगा। अब यहां पे यह बात ध्यान देने की है कि यह देश A वस्तु का उत्पादन कर रहा है OZ मात्रा में, ये OZ मात्रा में, उपभोग कर रहा है OT मात्रा में, ठीक, OT मात्रा में। इसके पास TZ इकाई अतिरिक्त है, अतः यह TZ का निर्यात करेगा। ठीक इसी तरीके से यह देश B वस्तु का OU मात्रा में उपभोग करना चाहता है, किंतु उत्पादन OA ही कर रहा है, अतः ये B वस्तु का UA मात्रा में आयात करेगा। अब ठीक यही चीज देख लीजिए दूसरे देश खा के संदर्भ में। खा किस में दक्ष है? खा B वस्तु में दक्ष है। खा का अगर हम उपभोग देखें तो खा को CICB S1 पर इंटरसेक्ट करता है, अतः वह B वस्तु की OU1 मात्रा का उपभोग करेगा और A वस्तु की OT1 मात्रा का उपभोग करेगा। ठीक ना? ये देखिए, ये यहां पे काट रहा है, तो U1 T1, OU1 B वस्तु का, OT1 A वस्तु का। अब ये उत्पादन कितना कर रहा है? देखिए, ये A वस्तु का उत्पादन सिर्फ कर रहा है OM मात्रा में, इसको चाहिए OT1 मात्रा, यानी कि ये जो MT1 मात्रा है, ये MT1 मात्रा का आयात करेगा। ठीक, इसको चाहिए MT1, तब ये अपना उपभोग OT1 कर पाएगा, तभी इसको कल्याण अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, अभी वो उत्पादन कितना कर रहा है? OM मात्रा कर रहा है। OT1 करने के लिए वो MT1 मात्रा का आयात करेगा। इसके विपरीत B वस्तु में वो उत्पादन कर रहा है ON मात्रा का, और उसका उपभोग है केवल OU1। NU1 इकाई उसके पास अतिरिक्त है, अतः वह इसका निर्यात कर देगा। इस प्रकार से देखा आपने कि का और खा दो देश हैं, वो देश किस प्रकार से आयात और निर्यात करते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि आयात इस सिद्धांत, हेबलर के सिद्धांत में आयात बराबर निर्यात माना गया। इस प्रकार से हेबलर का यह सिद्धांत यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।